अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं वजीहा बतून। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के जिला स्पिनवार्म में ऑपरेशन किया है। ISPR से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस था। मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के जिला स्पिनवार्म में ऑपरेशन किया है। ISPR से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया है। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस था। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को भी सराहा। मुमकिना दहशतगर्दी के पेश नज़र CTD ने पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वकार शौकत से। वकार, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल मुमकिना दहशतगर्दी के पेश नज़र CTD पंजाब ने जो है वो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन के दौरान 4 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो कलदम तंजीम से है। दहशतगर्दों के कब्जे से असला, बारूदी मवाद और डिटोनेटर्स डिवाइसेस बरामद की गई हैं। जबकि CTD ने मुख्तलिफ अजला में 37 ऑपरेशन किए, जिसमें जो है ऑपरेशन के दौरान 39 मुश्तबा जो है वो अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार शौकत। और अब बात करेंगे यूक्रेन इशू की। यूक्रेनी फौज और रशियन आर्मी के दरमियान यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए घमसान की जंग जारी है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की किस्मत का फैसला अगले 24 घंटों में हो जाएगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक कीव पर कई समतों से हमला किया गया है। शहर में मैदान स्क्वायर के करीब एक बड़े धमाके की आवाज भी सुनाई दी गई है। कीव शहर के मरकज में धमाकों की आवाज मीलों दूर से सुनाई दी जा रही है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए यूक्रेनी फौज और रशियन आर्मी के दरमियान घमसान की लड़ाई जारी। रशियन आर्मी के कीव पर हमले के दौरान यूक्रेन ने 150 पैराट्रूपर्स को तैयारे समेत मार गिराए जाने का दावा किया है। आलमी मीडिया के मुताबिक कीव पर कई सिमतों से हमला किया गया। शहर में मैदान स्क्वायर के करीब एक बड़े धमाके की आवाज भी सुनाई दी गई है। कीव शहर के मरकज में धमाकों की आवाज मीलों दूर से सुनाई दी जा रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी फौज कीव के मज़ाफ़ात में अहम स्ट्रेटेजिक इलाके पर काबिज हो चुकी है, जबकि यूक्रेनी अफवाज का दावा है कि रूसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की किस्मत का फैसला अगले 24 घंटों में हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने किसी भी उम्र के शख्स को फौज में शामिल होने की इजाज़त दे दी। यूक्रेनी सदर ने दीगर यूरोपीय ममालिक के शहरियों को भी जंग में शरीक होने का कह दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जाहिरियत की मजम्मत की गई थी। करारदाद में यूक्रेन से रूसी फौजी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। कीमती जानों के ज़िया और भारी माली नुकसान के बाद यूक्रेन की मदद के लिए नेटो इत्तेहाद जाग उठा। सेक्रेटरी जनरल नेटो स्टोल्टनबर्ग कहते हैं नेटो इत्तेहादी यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करेंगे। पहली मरतबा दिफा के लिए रिस्पॉन्स फोर्स को तैनात किया जा रहा है। रूस यूक्रेन की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका मगरबी ममालिक से ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रहे हैं। रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ुखारवा का कहना है कि अमेरिका से ताल्लुकात अब मामूल के मुताबिक नहीं चलेंगे। हम वो करते हैं जो बाहैसियत मुल्क आवाम हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। मगरिब रूस पर अपनी कॉलोनी बनाने का नज़रिया मुसल्लत करने में नाकाम रहा है। रूस और यूक्रेन जंग के बायस हजारों पाकिस्तानी यूक्रेन में मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तानी शहरियों ने यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ताउन न करने की शिकायत की है।
यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मदद की अपील कर दी। पाकिस्तानी तालिब इल्म ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि उन्होंने मेट्रो स्टेशन में पनाह ले रखी है, खाना दस्तयाब है न पानी, उनकी हालत बहुत गैर है, वो लावारिस हो चुके हैं। हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारिसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि उनके पास पैसे खत्म हो गए, ATM भी बंद हैं, खाने पीने के लाले पड़ गए, कहाँ जाएं, किसको मदद के लिए बुलाएं, कोई पूछने वाला नहीं। और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मुतासिरीन को हिदायत की है कि वो ट्रांसपोर्ट ना मिलने पर सिफारत खाने के तालीमी मुशीर की खिदमत हासिल करें। तालीमी मुशीर पाकिस्तानी तलबा को टर्नोपल पहुँचाएंगे। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाना दारुल हुकूमत कैब से टर्नोपल मुंतकिल कर दिया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कई पाकिस्तानी तलबा फंस गए। डेरा इस्माइल खान के 3 तलबा यूक्रेन में फंस गए। तीनों तलबा ने हुकूमत से जल्द वापस लाने की दरख्वास्त कर दी। हम यहाँ बहुत शदीद प्रेशर में, बहुत शदीद डिप्रेशन में, एंजाइटी में, और हमारी स्टडीज बिल्कुल स्टक ऑफ होके रह चुकी है। हमारे घर वाले और हमारे जितने भी वो है दोस्त है, अहबाब है, सब वो निहायत परेशान है। कोई आउटसाइड ब्लैक आउट हुआ हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है आउटसाइड। मेरी गवर्नमेंट से इल्तिमास है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहिफाजत निकाला जाए और हमारी जो सेफ्टी है उसको मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द कोई ना कोई स्टेप लिया जाए। हुकूमत ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को फौरी वतन वापस लाने की हिदायत कर दी। जराए के मुताबिक यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए PIA को परवाजें चलाने की हिदायत की गई है। जराए ने बताया है कि PIA ने बोइंग 777 तैयारे यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए मुख्तस कर दिए हैं। जल्द ही परवाजों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। दीगर खबरें शामिल करते हुए हम खबर आप तक पहुंचाएंगे, और वो ये कि कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में डॉक्टर आसिम हुसैन के अस्पताल में दहशतगर्दों के मुबैना इलाज के केस में साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर पेश न हुए। अदम पेशी पर अदालत ने वारंट जारी कर दिए। इसी बारे में मजीद जानते हैं नज़ीर मेमन से। नज़ीर, बताइएगा कि क्या कार्रवाई हुई है आज? बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर आसिम हुसैन के अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज के मुकदमे में जो है वो साबिक मेयर कराची की वसीम अख्तर की अदम पेशी पर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। जबकि मुल्जमान में जो है डॉक्टर आसिम वसीम अख्तर, अनीस कायमखानी व दीगर जो है वो शामिल हैं, जबकि कादिर पटेल भी उसी केस में शामिल हैं। जो उस सिलसिले में मुल्जमान के खिलाफ जो है ये जो केस है ये 2015 में रेंजर्स के छापे के बाद दर्ज किया गया था, जबकि थाना नाज़िमाबाद में मुकदमा जो है इंदराज किया गया था। आज जो है समाज के दौरान मेयर कराची वसीम की अदम पेशी पर जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी कर दिए, जबकि अदालत ने मजीद जो केस की समाअत है वो 12 मार्च तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर मेमन। लाहौर में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर छट्टा के साथ ही मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा मुहिम कितने दिन जारी रहेगा और जिला इंतजामिया ने इस बार क्या हदफ रखा है? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मियां मीर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। पोलियो मुहिम जो 5 रोज़ तक जारी रहेगी और 19.5 लाख से बच्चों को जो है 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा साहब। इनसे हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी सर, हम 19,80,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट लेके मैदान में उतरेंगे और 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ये हम घर घर जाके हर बच्चे को कैंपेन में 2 कतरे पिलाएंगे। मेरी आपके ज़रिए तमाम शहर के वालिदैन, तमाम बच्चों के वालिदैन से ये गुजारिश है कि जब हमारी टीमें उनके दरवाज़े पे आएँ तो इनसे तावन करें, अपने बच्चे के मुस्तकबिल पर रिस्क ना लें और पोलियो से महफूज रखें अपने बच्चे को भी और पूरे मुआशरे को भी। जी बिल्कुल, तमाम माएँ जो हैं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जो है लाजमी पिलाएँ। DC लाहौर का ये कहना था और साथ साथ इनका भी कहना है कि उम्र भर की माजूरी से बचाना है तो बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाना होंगे। जी बहुत शुक्रिया वहीद गुजर। इस्लामाबाद की खूबसूरत मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़े शाह अल्लाह दित्ता में नकासियाब न होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, लेकिन इंतजामिया इस मसले पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रही। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में आफ्ताब जहान।
اسلام آباد کے خوبصورت گاؤں شاہ علی دتہ جہاں قدیمی تہذیب کی عکاسی کرتی غاریں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، وہیں انتظامیہ کی غفلت سے علاقہ بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ شاہ علی دتہ میں نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں۔ گاڑی والا بندہ تو چلو رود ہو کے یہاں سے گزر سکتا ہے، مگر جو لوگ پیدل آ رہے ہیں یہاں سے ان کے لیے انتہائی کٹھن ہے۔ آپ دیکھ لیں نہر ہے، یہاں پہ تو بوٹ یوز کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ جو بنیادی حقوق ہیں یہ جہاں پہ باقی پورے پاکستان کا رائٹ ہے، اس علاقے کا رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سی ڈی اے ہر جگہ ہمارے اس علاقے کو آن کرتا ہے، لیکن آپ یقین کریں کوئی یہاں پہ کوڑا کرکٹ اٹھانے کی گاڑیاں نہیں آتی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس حلقے سے وفاقی وزیر اسد عمر ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد واپس اس علاقے کی خستہ حالت پر توجہ ہی نہیں دی۔ میں اسد عمر صاحب کے حلقے میں کھڑا ہوں، جن کو ہم نے ووٹ دیے، جن کو ہم نے کامیاب کیا، جو اکانومی کی بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، جو اس پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، میں ان کی ریاست مدینہ میں کھڑا ہوں، اور ہمارے گاؤں کا یہ حالت ہے کہ ہم یہاں سے جنازہ اٹھا کر نہیں جا سکتے۔ اہل علاقہ کہتے ہیں بچوں کو اسکول لے کر جانا ہو یا مسجد نمازی جا رہے ہوں، کوئی بھی صاف کپڑے لے کر نہیں جا سکتے۔ سالہ سال پانی کھڑا رہتا ہے، نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، بچے گر جاتے ہیں، تو کوئی جو ہے نا محفوظ جو ہے نا اسکول نہیں پہنچتا۔ شاہ علی دتہ کے مکینوں نے تالاب کا منظر پیش کرنے والے سڑکوں کی مرمت اور نکاسی آب کا نظام بہتر کرنے کی درخواست کر دی۔ کیمرہ مین محمد اکرم کے ساتھ آفتاب جہان، جی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو پارکنگ مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نافذ کردہ کرایوں کے بجائے پارکنگ مافیا منہ مانگا کرایہ وصول کر رہی ہیں۔ محمد فیضان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ کی سڑکوں پر تو موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈ میں پارکنگ مافیا سرگرم ہے ہی، لیکن اب ہسپتالوں میں بھی مافیا مریضوں سے پارکنگ کا منہ مانگا کرایہ وصول کر رہی ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ نے شہر میں موٹر سائیکل پارکنگ کا 20 روپے کرایہ مقرر کیا ہے۔ دنیا کی ریٹ 20 روپے، ان لوگوں کو 30 دے دیتے ہیں۔ ابھی میں نے بھی موٹر سائیکل کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن میں نے پوچھا بھی ہے ان لوگوں سے کہ ریٹ آپ لوگوں کا 20 ہے، تو ہم لوگ 30 کس لیے لے رہے ہیں؟ موٹر سائیکل کھڑا کرتے ہیں، لیکن پارکنگ والے ہم لوگوں سے لیتے ہیں 30 روپے یا 40 روپے لیتے ہیں۔ تو ادھر ہم لوگ جو گیا ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس مریض دکھا دیتے ہیں۔ ہم لوگ آتے ہیں مریض کے حال پرسی کے لیے، ویسے 20 روپے مقرر ہے موٹر سائیکل کا، یہ لوگ 30 روپے لے رہے ہیں۔ ابھی اللہ عزت کرے لوگوں کو یہ 30 روپے لے رہے ہیں، ناجائز ہے۔ جی ٹی وی نے متعدد بار پارکنگ مافیا کی اجاراداری پر آواز اٹھائی، لیکن انتظامیہ نے چند کارروائیوں کے بعد خاموش ہو جاتی ہے۔ کیمرہ مین یاسین خان کے ساتھ محمد فیضان خان، جی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ کراچی میں غیر قانونی بلڈنگ کی تعمیرات مسلسل جاری ہیں۔ ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی صفر نظر آتی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سجاد علی اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار۔ ایس پی سی اے حکام ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے منہ چڑھانے لگا۔ ضلع وسطی کے اسسٹنٹ کمشنر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایس پی سی اے حکام کو غیر قانونی بلڈنگز کے خلاف کارروائی کے لیے بلایا تو جاتا ہے، لیکن کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، جبکہ شہریوں میں بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جب تک مافیا والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی طرح چلتا رہے گا صدیوں سے، اس لیے کہ اس کی سدباب یہ کہ چیف جسٹس صاحب ایکشن لیں اور ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ یہ جب سے یہ ایس بی سی اے بنا ہے، یہ اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہے، جو کہ اسپیشلی کراچی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو پریکاشن لینا چاہیے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ جو ہے ان کا بھی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ یہ اس چیز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کو سختی سے وارن کریں کہ یہ ایسا نہ کریں۔ ایک شہری نے تو حکومت کو مسائل کے حل کا بھی بتا دیا، لیکن حکومت اس پر عمل کرے گی یا نہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ ایس بی سی والے اگر کسی مکان کو اپروول دیتے ہیں، میری گزارش ہے، میرے اگر آپ لوگوں کے ویڈیو ٹی وی چینل کے تھرو اگر یہ بات پہنچ جائے کہ جس بلڈنگ کو بھی بنانے کی اجازت دی جائے اس سے کہا جائے کہ جناب کہ آپ کے آگے روڈ بننا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ بلڈنگ بنائیں گے، تو یہ اگر ہو جائے تو سارا ہمارا پورا کراچی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شہر میں ایک طرف غیر قانونی عمارتوں کی وجہ سے انسانی جانوں کو خطرات لاحق ہیں، دوسری جانب یہ عمارتیں رشوت کا ذریعہ بھی بنی ہوئی ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ ادارہ ہے جہاں صرف اور صرف عوام کی عرضیاں پہنچتی ہیں، آوازیں نہیں۔ عجیب گورکھ دھندا ہے جہاں کلابازیاں صرف عوام ہی کھا رہی ہے۔ کیمرہ مین علی جعفری کے ساتھ سجاد علی، جی ٹی وی نیوز، کراچی۔
हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मामले पर PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है चीफ रिपोर्टर इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, बताइएगा दोनों रहनुमाओं में मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जो है वो डिस्कस किया गया है। आसिफ जरदारी ने जो फार्मूला पेश किया है अपोजिशन रहनुमाओं की मीटिंग के दौरान, उस मामले पर गुफ्तगू की है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में पंजाब और वफाक में किस तरह से जो है वो अपोजिशन आइंदा की हिकमत-अमली मुरतब करेगी, इस मामले पर गुफ्तगू हुई है। मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में तमाम अपोजिशन को फिलफौर साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी मौक़िफ़ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिया जा सकता है। लेकिन बाकी मानदा इस हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की बात ये होगी कि मामला जो के तू रहेंगे, इसलिए हमें इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, ये मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया कि बहुत शुक्रिया आपका इंतज़ार अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे लॉन्ग मार्च की। हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का आगाज कल से कराची में होगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, प्लान क्या है, जानते हैं खबर हुसैन से। खबर, बताइएगा कि लॉन्ग मार्च करने जा रही है पीपल्स पार्टी, तैयारियां कैसी हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर भर में बैनर्स, झंडे और पोस्टर्स लगाए गए हैं, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं, कंटेनर तैयार हो चुका है, जबकि मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपने अपने अलग से कंटेनर्स भी तैयार किए हैं जो काफ़िले के साथ होंगे। 27 फरवरी को ये काफ़िला मज़ार कायद से शुरू होगा, जो शाहरा कायदीन से होता हुआ शाहरा फैसल पर आएगा और फिर शाहरा फैसल से ये एयरपोर्ट से होता हुआ ठट्ठा की जानिब गामजन होगा। ठट्ठा में पहला पड़ाव होगा, वहाँ पर खिताब करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी और उसके बाद फिर सजावल और बदीन में खिताब होगा। उसके बाद मातली में रात क़याम करेगा ये काफ़िला और फिर एक रात क़याम के बाद ये काफ़िला अगली सुबह हैदराबाद के लिए रवाना होगा। हैदराबाद से होता हुआ हाला और मटियारी में बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, फिर मोरो में पहुँचकर ये काफ़िला जो है एक रात वहाँ पर क़याम करेगा और उसके बाद फिर सखर के लिए रवाना हो जाएगा। सखर पहुंचकर ये काफ़िला वहाँ पर भी एक रात क़याम करेगा और उसके बाद फिर अगली सुबह ये काफ़िला जो है वो पंजाब में दाखिल हो जाएगा। इस तरह से 3 दिन तकरीबन पंजाब में ये लॉन्ग मार्च की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। खबर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है तो दूसरी जानिब सिंध हुकूक मार्च के सिलसिले में सखर में जलसागाह में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी की क़यादत में कारकुनान घोटकी से सखर पहुंचेंगे। मज़ीद जानते हैं केबी शेख से। केबी शेख, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो ना हकूक सिंध का जो ना लॉन्ग मार्च जो ना आज घोटकी से कराची तक जो पहुँचेगा। आज जो घोटकी में जलसी गाह में जो ना शाह मोहम्मद की क़यादत में वहाँ कायदीन और सखर से और कराची से और दीगर इलाकों से जो ना कायदीन वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो वो काफ़िले की सूरत में सखर आज रात तक पहुँच करके इस जलसे गाह में पहुँच करके हकूक सिंध की जो बातें करेंगे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 13 साल में जो उन्होंने काम किया है उनके बारे में ये खिताब करेंगे। आपको ये भी बताते जाए जो कंटेनर है जो इमरान खान 2014 में जो ना कंटेनर में बैठ करके जो आवाम से खिताब करते थे, वही कंटेनर वहाँ पर पहुँच गया है कम्मू शहीद पर। उसी कंटेनर पर जो ना वफाकी वज़ीर अली जैदी और शाह मोहम्मद कुरैशी और दीगर जो ना रहनुमा जो सूबाई और वफाकी की वज़ीर वहाँ पहुँच करके उस कंटेनर में जो ना आगाज़ शुरू होगा, जो कराची तक जो 8 रोज़ में जो ना पहुँच करके जो ना ये तहरीक ख़त्म की जाएगी। जी केबी शेख, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के अवाम अब मुस्तकबिल का फैसला कर लें। 15 साल से अवाम करप्शन तले दबे हुए हैं। आज सिंध हुकूक मार्च में पिसा हुआ तबका अपनी आवाज़ उठाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध हुकूक मार्च में शिरकत से कबल वीडियो पैगाम जारी कर दिया। मेरे सिंध के अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, माओं से, बहनों से दरख्वास्त है कि सोचने का वक्त आ गया है। उन्हें अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना है। 15 साल से वो एक हुकूमत, उसकी हुक्मरानी
और उसकी करप्शन तले दबे हुए हैं। सिंध के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने, इमरान खान का पैगाम लेकर, तहरीक इंसाफ का मंशूर लेकर इंशाअल्लाह आज कमू शहीद से मैं सिंध के मुख्तलिफ अजला का दौरा करने का इरादा रखता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सिंध का वो पिसा हुआ तबका जो पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाकिस हुक्मरानी से तंग है, वो सर उठाएगा। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। शहर का दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्द हवाएं चलने के बावजूद शहरी बारिश को एंजॉय करते रहे। वहीद गुजर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। गुज़िश्ता रात होने वाली हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, सुबह सवेरे बादलों और सूरज की आंख मचोली का खेल जारी रहा। शहरी कहते हैं लगता है सर्दियों की आखिरी बारिश है, मौसम एंजॉय करेंगे। बारिश की वजह से लगता है ऐसे जैसे ये आखिरी ठंड है, बस ये वापस चली जाएगी तो फिर गर्मी में शुरू हो जाएगी। जी अगर मौसम ऐसी रहा तो फैमिली के साथ निकलने का प्रोग्राम बनाएंगे कहीं पे। दूसरी जानब हल्की नोयत की बारिश ने वासा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जगह जगह पर खड़ा बारिश का पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगा। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 10 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी 88% रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज, लाहौर। विलादत मोहम्मद मौला अली अलैहिस्सलाम और मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लाहौर में सूफी रंग के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया। अलहमरा हॉल में होने वाली तकरीब में फनकारों की परफॉर्मेंस पर हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ज़िशान नवाज। विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम और मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सजी शाम एशियन कल्चर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने सूफी रंग का एहतमाम किया, जिसमें बदर बरादरान ने शाह मर्दा अली पढ़कर समा बांध दिया। बारी ताहिर मेहदी ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर 4 चांद लगा दिए। सूफी रंग में फलक महमूद ने धमाल डाली तो नगीना नाज ने खूबसूरत कलाम पढ़ा, जिसको हाजरीन दाद दिए बगैर रह न सके। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ मोहम्मद ज़िशान नवाज, GTV न्यूज, लाहौर। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए GTV।